नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याएं। हमारे देश में अल्पसंख्यक शब्द का बार बार प्रयोग होता है, विशेषतः चुनावी मौसम में तो कितने ही नेता बरसाती मेढक की भांति अल्पसंख्यक टर्रा टर्रा कर चुनावी बैतरणी के से पार उतरने का प्रयास करते हैं। भारत में यह समस्या स्वतंत्रता के पश्चात अधिक विकट हुई है। भारत में इन अल्पसंख्यकों की समस्या के कारण और निवारण के विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम यह देखें कि अल्पसंख्यकवाद है क्या। सन 1950 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित मानव अधिकार आयोग की एक उप समिति ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या की थी कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के ऐसे कम से कम शक्ति वाले तत्व आते हैं जो शेष जनसंख्या से भिन्न अपनी नस्ली, भाषाई अथवा सांप्रदायिक विशिष्टताओं को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए कि वे अपनी उन विशिष्टताओं को व्यवहारिक रूप से स्थापित रख सकें। दूसरे, ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की आस्था उस राज्य के प्रति जिसके कि वह नागरिक हैं असंदिग्ध होनी चाहिए। भारत में अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले लोग ध्यान दें कि मानव अधिकार आयोग अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा करता है और उन्होंने उसे भारत में किस प्रकार स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की इसी उप समिति के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि ऐसे अल्पसंख्यकों की संख्या उस राज्य की संख्या की न्यूनतम 30% होनी चाहिए। इस व्यवस्था और व्याख्या से स्पष्ट है कि किसी राज्य में निवास करने वाले ऐसे लोग जो अपनी संख्या में उस राज्य की कुल जनसंख्या के 30% के लगभग हैं, किंतु अपनी नस्ल, भाषा और संप्रदाय की भिन्नता रखते हैं, वही अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ सकते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की इस उप समिति के द्वारा अल्पसंख्यकों की इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है। हाँ, हमारे देश सम्मानित नेताओं ने यहाँ पर अल्पसंख्यक तैयार अवश्य किए हैं। उन्होंने इस अल्पसंख्यक शब्द को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है कि मानो संयुक्त राष्ट्र संघ की उप समिति कह रही हो कि भाषा और संप्रदाय में से ऐसा कोई एक बात जिस पर समुदाय लागू की जाए वही अल्पसंख्यक मान लिया जाएगा। अर्थात यदि भारत में भाषा की भिन्नता भी है तो जो लोग अपनी भाषा को भिन्न स्वरूप में बोलते हैं और उसी को बनाए रखना चाहते हैं वे भी अल्पसंख्यक माने जाएंगे। इसी प्रकार संप्रदाय और नस्ल पर विचार किया जा सकता है। यदि भाषाई आधार पर और संप्रदाय के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाएगा तो यहाँ इतने अल्पसंख्यक हो जाएंगे कि बहुसंख्यक कौन है यह पता ही नहीं चलेगा। आज हमारे देश में भाषाई आधार पर विभाजित मानसिकता का जो परिवेश बन गया है उसके पीछे भी यही कारण है कि हमारे नेताओं ने भाषा तक को
अलग मान्यता देकर कुछ इस प्रकार का संकेत दिया है कि मानो हम में तुम्हें अल्पसंख्यक की मान्यता दे दी हो। अब तुम अपनी भाषा की पहचान बनाए रखो। भारतीय राष्ट्र के प्रति तुम्हारी निष्ठा असंदिग्ध हो, यह हमारे नेताओं ने अनिवार्य नहीं किया और न ही इस बात पर बल दिया गया। परिणाम स्वरूप भाषाओं की पहचान को बनाए रखने के नाम पर यहाँ लोग ऐसे झगड़ते हैं जैसे वह दो अलग अलग देशों के रहने वाले लोग हों और उसकी निष्ठा भारतीय राष्ट्र के प्रति कतई भी न हो। इसलिए यह देश कई लोगों को विभिन्न राष्ट्रीयताओं का सम्मिश्रण सा दिखने लगता है। यह प्रवृत्ति कितनी घातक सिद्ध होगी, यह बात तो भविष्य के गर्भ में ही छिपी हुई है। हमारे नेताओं को अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या और विवेचना करते समय ध्यान देना चाहिए था कि अल्पसंख्यक समुदाय वही समुदाय माना जाएगा जो अपनी अलग नस्ल भी रखता है और भाषा एवं संप्रदाय भी अलग रखता है। भारत में हम सब की नस्ल एक है। यदि रंग रूप में कहीं अंतर दिखाई भी देता है तो वह देश की विशालता और विभिन्न जलवायु होने के कारण है। कश्मीर की जलवायु और तमिलनाडु की जलवायु एकदम भिन्न है, जिसमें मानव के रंग रूप कद काठी पर भी अपना प्रभाव दिखाया है। फलस्वरूप दोनों प्रांतों के लोगों में अंतर दिखता है, किंतु यह अंतर नस्ल का अंतर नहीं है। हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा इतिहास एक है, हमारी संस्कृति एक है। यही स्थिति मुस्लिमों के बारे में भी है। उनमें से अधिकांश के पूर्वज भारत के हिंदू ही हैं, इसलिए उनकी नस्ली भिन्नता भारत में सिद्ध नहीं होती है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या किसी अन्य देश के लोग जो भारत में निवास कर रहे हों और यहाँ निवास करते करते अपनी नस्ल, भाषा और संप्रदाय को बनाए और बचाए रखने के लिए चिंतित हों, वही लोग भारत में अल्पसंख्यक माने जाएंगे। किंतु ये भी 30% होने चाहिए और इनकी आस्था और निष्ठा भारत की एकता और अखंडता के परिप्रेक्ष्य में असंदिग्ध होनी चाहिए। यह भी आवश्यक हो। 30% संख्या की अनिवार्यता क्यों? अल्पसंख्यक की संख्या को उस राज्य की कुल जनसंख्या का 30% आवश्यक क्यों माना गया, इस पर भी विचार किया जाना उचित होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में उपनिवेशवादी व्यवस्था समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया था। अफ्रीका और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में यूरोपियन जाति व नस्ल के बहुत से लोग जाकर बस गए थे। उनकी निष्ठा भी उन्हीं देशों के साथ थी जिनमें वे निवास कर रहे थे। परिवर्तित परिस्थितियों में वे अपने मूल देश में आना नहीं चाहते थे अथवा उनके मूल देश की सरकारें उन्हें पुनः स्थापित करने में रुचि नहीं ले रही थी। ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों की विशेष समस्या बनकर उभरी कि इनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तब उनकी समस्या के समाधान के लिए और उन्हें अपने उस देश के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए जिनमें कि वे रह रहे थे, यह व्यवस्था की गई कि ऐसे लोगों की संख्या 30% होनी चाहिए। यदि इससे कम संख्या है तो ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती है कि उनके अल्पसंख्यकों के कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। अब विचार करें कि क्या भारत में इस परिभाषा के रहते कोई अल्पसंख्यक है? आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।